चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हो गया। आज हम द्वितीय पाद प्रारंभ करेंगे। तो प्रथम पाद में मुख्य रूप से अपत्य प्रकरण था, है ना। स्त्री प्रत्यय और अपत्य दो प्रकरण थे प्रथम पाद में। कौन कौन से? स्त्री प्रत्यय और अपत्य प्रत्यय था प्रकरण था। और उसी में ही ये गोत्र युवा इत्यादि संज्ञाएं हुई। तो गोत्र युवा संज्ञाएं भी अपत्य से ही संबद्ध रखने वाली हैं। इस कारण से इन संज्ञाओं को भी उसे प्रथम पाद में ही बता दिया गया। अब आगे प्रारंभ हो रहा है द्वितीय पाद। इस द्वितीय पाद में अनेक, अब आगे जो है वो कई अर्थ चलेंगे। कुछ अर्थ लंबे भी चलेंगे, कुछ अर्थ छोटे छोटे तक भी रहेंगे। द्वितीय पादः तेन रक्तम रागात्। तेन तृतीया का एक वचन, समर्थानाम प्रथमाद्वा का अधिकार है, प्राग दिव्यतोण का भी अधिकार है। सामान्य सूत्रों में अण प्रत्यय होगा। आप कहेंगे यथा विहितम प्रत्ययो भवति, तो कहीं पर अण होगा, कहीं स्नेह इत्यादि प्रत्यय होंगे, जो चार सूत्र पीछे बताए गए थे। तो यथा विहितम का तात्पर्य क्या है कि जिससे जो विधान किया गया वो प्रत्यय हो जाएगा। और समर्था नाम का अधिकार चलेगा, इसलिए जो भी सूत्र में पद होगा उसके अनुसार समर्थ प्रातिपदिक उसी के अनुसार हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर तेन है तो क्या अर्थ हो जाएगा? तृतीया समर्था। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो तृतीया समर्थात, है ना, प्रातिपदिकात क्या हो जाएगा? तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात। और रागात भी है, तो रागात को प्रातिपदिकात का विशेषण बनाएंगे। तो तृतीया समर्थात रागवाचिनः प्रातिपदिकात रक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं तृतीया समर्थ रागवाची जो प्रातिपदिक, यहाँ से कौन गायब है? कहाँ है? अच्छा, तो रागवाची, राग का अर्थ क्या हो गया? जिससे हम वर्ण, मतलब जो कलर जो होता है, क्योंकि रक्तम, रक्तम मने रंगना, रक्तम मने रंगना। किससे रंगेंगे? तो जिस वस्तु से रंगेंगे वो रागवाची हो गया। तो उस रागवाची तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से रक्तम इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। उदाहरण है कुसुम्भेन रक्तम वस्त्रम इति कौसुम्भम। तो राग का अर्थ हो गया रंग, रंग विशेषवाची, जिनसे हमने रंग रंगा। तो कौसुम्भम, तो कुसुम्भिया पीला रंग जो एक प्रकार से सिंदूरी रंग जैसा होता है वो वाला। तो कुसुम्भ, अब कुसुम्भ आगे टा, आगे अण करेंगे और तद्धितश्च, ये कृतद्धित समासाश्च और अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करके क्या रह जाएगा? कुसुम्भ अ वृद्धि इत्यादि करके कौसुम्भम। इसी प्रकार कषायेन रक्तम वस्त्रमिति काषायम, बोलते ना काषाय वस्त्रधारी। काषाय वस्त्रधारी का मतलब क्या हो गया? कषाय से रंगे हुए वस्त्रों को पहनने वाले, धारण किया हुआ है जिन्होंने। तो एक प्रकार से थोड़ा सा मटमैला जैसा होता है, तो काषाय वस्त्रधारी है, तो काषायम। इसी प्रकार से मंजिष्ठेन रक्तम वस्त्रमिति मांजिष्ठम। ठीक है, मजीठ कोई पदार्थ है, उससे रंगा हुआ जो वस्त्र। तो अब अलग अलग रंग बन गए हैं। पहले सामान्य रूप से इन्हीं चीज़ों से ही क्या करते थे? रंगते थे। उन फूलों को गर्म पानी में सुखा लिया, फिर गर्म पानी में डाला, उसका जो रंग आया उससे उसको कलर कर लिया। और जैसे पारिजात का आता है, पारिजात के पीछे के जो होते हैं उसको भी सुखा करके उसका बहुत अच्छा वर्ण बन जाता है, रंग बन जाता है, उससे भी वस्त्र रंगे जाते हैं। हम लोग ने भी रंगे थे उससे वस्त्र। तो इस तरह से ये सब रंगवाची प्रातिपदिक हो गए, राग विशेषवाची हो गए। और उससे रक्तम, तो जिस भी वस्तु से कोई वस्तु रंग दी गई उस अर्थ में क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय हो जाएगा। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। लाक्षारोचनात् ठक, लाक्षारोचनात् पंचमी का एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन। लाक्षाच रोचनाच इति, लाक्षारोचने कैसे होगा जब एक वचन किया हुआ है? तो सूत्रों में कुछ भी कठिनता नहीं है। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को एकाग्र करके व्यवस्थित करके आप लोग सूत्रार्थ यदि करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं है। आप देखें कि यदि सूत्र के पद में एक वचन है तो वो समाहार द्वंद्व है। तो अनेक पद होते हुए भी अंत में आप उसमें क्या करेंगे? एक वचन और नपुंसक लिंग ही लाएंगे। ठीक है, और वही चीज रहेगी। समर्थ प्रातिपदिक ऊपर से अनुवृत्त हो रहा है, प्रातिपदिकों का परिगणन कर दिया गया है और उसके बाद प्रत्यय दे दिए गए हैं।
तो बिल्कुल भी अर्थों में कुछ भी कठिनता नहीं है। आप थोड़े से व्यवस्थित होकर के और एकाग्र होकर के सूत्रों का अर्थ करिए, फटाफट आप सूत्र का अर्थ स्वयं कर सकते हैं। चलिए अर्थ करिए। तो पहले समास कर रहे थे, लाक्षाच रोचनाच इति लाक्षा रोचनम तस्मात्, पूरे आत्मविश्वास से बोलो, अर्थ करो सूत्र का। तेन रक्तम रागात की अनुवृत्ति है, तेन 11 तक जाएगी, रक्तम रागात 2 इसी सूत्र तक जाएगा। अर्थ करिए सूत्र का। हाँ, 2 हैं तो लाक्षा रोचनाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम। दूसरी बात, जब रागात की अनुवृत्ति आ रही तो रागात को उसका विशेषण बना दीजिए, तो रागवाचिभ्याम लाक्षा रोचना प्रातिपदिकाभ्याम रक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे, नहीं ठक है, ठक प्रत्यय परश्च भवति। फिर से अर्थ करिए। तृतीया समर्थाभ्याम राग विशेषवाचिभ्याम हाँ प्रत्यय परश्च भवति रक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे। तृतीया समर्थ राग विशेषवाची लाक्षा और रोचना प्रातिपदिकों से रक्तम इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। उदाहरण क्या बनेगा? लाक्षया रक्तम वस्त्रम इति लाक्षिकम। लाख जानते ही हैं, लाल वर्ण का होता है वो, तो उससे रंग किया हुआ जो वस्त्र लाक्षिकम। रोचनया रक्तम वस्त्रम इति रौचनिकम। बताया कि रोचना क्या होता है? गौ के मस्तक से पीला वर्ण निकलता है, ठीक है, वही स्वर्ण का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से उससे रंगे हुए जो वस्त्र वो क्या कहलाते हैं? रौचनिकम। 2 ही सूत्र थे इससे संबंधित। नक्षत्रेण युक्तः कालः, नक्षत्रेण तृतीया का एक वचन, युक्तः प्रथमा का एक वचन, कालः प्रथमा का एक वचन। तेन की अनुवृत्ति है। अर्थ होगा सूत्र का, तृतीया समर्थात नक्षत्रवाचिनः प्रातिपदिकात् युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययः भवति परश्च। जो प्रथमांत है वो अर्थ का निर्देश है, जो प्रथमा से है वो क्या है? अर्थ का निर्देश है। और जो सप्तमी होगी कहीं कहीं पर तो तत् अभिधेय हो जाएगा, ठीक है। तो तृतीया समर्थात नक्षत्रवाचिनः प्रातिपदिकात् युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययः परश्च भवति। तृतीया समर्थ नक्षत्रवाची प्रातिपदिक से, तृतीया समर्थ नक्षत्रवाची प्रातिपदिक से क्या होता है? युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होगा। यथाविहित नहीं, ठक प्रत्यय। हाँ, इसमें यथाविहित प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा? यथाविहित। जैसे पुष्येण नक्षत्रेण युक्तः कालः इति पौषी रात्रिः पौषम अहः। मघा नक्षत्रेण युक्तः कालः इति माघी रात्रिः माघम अहः। तो नक्षत्रवाची तृतीया समर्थ जब युक्त अर्थ आ रहा तो तृतीया होनी है, तो नक्षत्र से युक्त उसमें तृतीया ही होगी ना। तो नक्षत्र से युक्त जो काल, और नक्षत्र एक नहीं, अलग अलग कितने नक्षत्र हैं? 28। तो कभी हमारा जो चंद्रमा है वो कभी किसी नक्षत्र से युक्त होता है, कभी किसी नक्षत्र से युक्त होता है। परिभ्रमण करते करते वो किसी भी नक्षत्र से युक्त होता जाता है। तो हम लोग नक्षत्र बोलते हैं जब प्रातः काल आप संकल्प पढ़ती हैं कि कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पूर्वा भाद्रा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रा नक्षत्र, सब पढ़ते ही हैं। तो आज का जो चंद्रमा है वो इस नक्षत्र से युक्त है ना। नक्षत्र से युक्त चंद्रमा का ही संबंध रहता है। तो आज का चंद्रमा इस नक्षत्र से युक्त है, ठीक है। और यदि कई बार क्या होता है कि पूरे दिन एक ही तिथि रहती है और कई बार नक्षत्र क्या हो जाता है? परिवर्तित भी हो जाता है। प्रातः कुछ और सायंकाल कुछ, प्रातः कोई और तिथि होती है, सायंकाल कोई और तिथि हो जाती है। इस प्रकार से होता रहता है। तो यदि दिन नक्षत्र से युक्त है तो इसलिए हमने क्या कह दिया? पौषम अहः। ये बन गया आपका। सिद्धि कैसे होगी? पुष्य आगे अण, टा कैसे आएगा? पहले अण प्रत्यय करेंगे, पुष्य आगे अण, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? वृद्धि तो कर लेंगे, पौष्य अण बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे तिष्य पुष्ययोर नक्षत्राणि, तिष्य पुष्ययोर नक्षत्राणि। ये वार्तिक है सूर्य तिष्यागत से मत्स्यानाम या उपधायाः। इस सूत्र में ये वार्तिक है
कि तिष्य और पुष्य ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तिष्य और पुष्य क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तो तिष्य पुष्य शब्द जब नक्षत्रवाची होंगे तो इनके भी यकार का, उपधा यकार का लोप हो जाएगा। तो लोप हो गया या का, तो क्या बच गया? पौष। अण का आ मिल गया, क्या बन जाएगा उसमें? पौष बन गया। नपुंसक लिंग है अहह, तो इसलिए इधर भी क्या हो जाएगा? पौषम अहह। और जब रात्रि है तो स्त्रीलिंग है, तो हम अण करेंगे, टिड्ढाने से क्या कर लेंगे हम? अनंत होने से इंगीप कर लेंगे स्त्रीलिंग में, तो क्या बन जाएगा? पौषी। तो रात्रि यदि है तो पौषी रात्रि ही, और यदि दिन है तो पौषम अहह। इसी प्रकार से अगला क्या बनाया हमने? मघा। मघा से अण करिए, वृद्धि कर लीजिए, क्या बन जाएगा? माघा। यस्ति च से अ का लोप, माघ अ माघम अह माघी रात्रि। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई ना? अब अगला सूत्र जो और विशेष ध्यान देने योग्य है, लुभ विशेषे। लुभ प्रथमा का एक वचन, अविशेषे सप्तमी का एक वचन। न विशेष अविशेष तस्मिन अविशेषे। अर्थ होगा सूत्र का, है ना? नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्येतस्मात् विहितस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति अविशेषे गम्यमाने। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन सूत्रेण विहितस्य अणः लुप् भवति अविशेषे। ठीक है, कहते हैं यदि कुछ विशेष गम्यमान न हो तो जो नक्षत्रेण युक्तः कालः सूत्र से अण प्रत्यय हुआ था उसका क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ? अभी आपने पढ़ा कि मघा नक्षत्रेण युक्तम अहह, मघा नक्षत्रेण युक्ता रात्रि, तो आपने विशेष लगा दिया कि मघा नक्षत्र से युक्त दिन अथवा मघा नक्षत्र से युक्त रात्रि। आप ये भी तो प्रयोग करते हैं कि आज मघा नक्षत्र है, तो आपने कुछ विशेष नहीं लगाया, दिन अथवा रात्रि, आपने विशेष प्रयोग नहीं किया। आपने क्या कह दिया? अद्य मघा, अद्य कृत्तिका, अद्य रोहिणी। जैसा आप संकल्प पाठ में पढ़ते हैं रोहिणी नक्षत्र, आपने ये नहीं कहा कि रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन अथवा रोहिणी नक्षत्र से युक्त रात्रि। सामान्य रूप से हमने प्रयोग किया, आज मघा है, आज रोहिणी है, आज कृत्तिका है, आज पौष्य है ना? इस प्रकार पुष्य नक्षत्र है। तो जब हम उस नक्षत्र में विशेष प्रयोग नहीं करेंगे कि दिन उससे युक्त है अथवा रात्रि युक्त है, यही क्या है? उसका सामान्य है, यही उसका अविशेष है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? तब अण का लुक हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? अण का लुक हो जाएगा। तो आप प्रयोग तो करेंगे कि नक्षत्रेण युक्तः कालः, बस कितना अर्थ रहेगा? केवल नक्षत्रेण युक्तः कालः, दिन अहह रात्रिर्वा न ज्ञायते, दिन उससे युक्त है अथवा रात्रि युक्त है नहीं पता, बस आपने क्या कह दिया? अद्य नक्षत्रेण युक्तः। तो जब ऐसा अविशेष गम्यमान हो तो प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अद्य कृत्तिका, अद्य रोहिणी, अद्य मघा, ऐसे प्रयोग बनेंगे। पर इसमें क्या होगा? जब प्रत्यय का आप लुप करेंगे तो लुप युक्तवत व्यक्ति वचने। अब जैसे कृत्तिका है, कृत्तिका से आपने अण प्रत्यय किया, अण का आपने लुप कर दिया, जबकि पता है कि अद्य मघा दिवसः, पर हमने दिवस का प्रयोग नहीं किया है, पर पता तो है, प्रयोग नहीं किया किंतु पता है। तो अविधेय के समान लिंग और वचन होना चाहिए, किंतु कहा नहीं, लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने प्रकृत्यर्थवत। तो जब ये कृत्तिका आपका स्त्रीलिंग में है तो प्रयोग क्या हो रहेगा? अद्य कृत्तिका, अद्य मघा। यदि पुल्लिंग है तो प्रयोग क्या हो जाएगा? अद्य पुष्यः, अद्य उत्तरा भाद्रा। कोई भी नक्षत्र ले लीजिए, आप युक्तः काल इस अर्थ में प्रत्यय करेंगी, किंतु उस प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लुप हो जाएगा। कब लुप होगा? अविशेष, जो आपने दिन अथवा रात्रि को विशेषित नहीं किया। यदि दिन और रात्रि को विशेषित कर दिया तो लुप नहीं होगा, तब फिर आपका उसके अनुसार प्रयोग बनेगा। जैसे आपने भी बनाया, पौषी रात्रि ही पौषम आहा। यदि आपको रात्रि दिन का विशेषण नहीं करना तो क्या कर देंगे? अद्य पुष्यः, अद्य मघा, जैसे संकल्प में आप पाठ करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये मतलब समझ के रखना चाहिए कि हम इस प्रकार का प्रयोग कैसे करते हैं। अगले सूत्र में आ जाइए। संज्ञायाम श्रवणा श्वत्थाभ्याम। संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, श्रवणा श्वत्थाभ्याम पंचमी का द्विवचन। श्रवणश्च अश्वत्थश्च इति श्रवणाश्वत्थौ
ताभ्याम श्रवणाश्वत्थाभ्याम। अनुवृत्तियां हैं लुप, तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यादि की। अर्थ करेंगे तृतीया समर्थाभ्याम श्रवण अश्वत्थ इत्येताभ्याम नक्षत्रवाची प्रातिपदिकाभ्याम विहितस्य प्रत्ययस्य किं भवति लुप भवति संज्ञायाम विषये सर्वत्र। कहते हैं कि तृतीया समर्थ श्रवण और अश्वत्थ प्रातिपदिकों से नक्षत्रेण युक्तः कालः इस अर्थ में जो प्रत्यय आया है संज्ञा गम्यमान होने पर उसका हमेशा लुप होगा। हमेशा यानी आपने विशेष प्रयोग किया हो अथवा विशेष प्रयोग न किया हो। उदाहरण आपका श्रवणा रात्रि ही अश्वत्थो मुहूर्तः, श्रवणेन युक्ता रात्रि इति श्रवणा रात्रि ही, अश्वत्थो मुहूर्तः। तो ये सब श्रवण नक्षत्र विशेष से युक्त जो रात्रि है ये उसकी संज्ञा है। तो श्रवणा रात्रि अश्वत्थो मुहूर्तः, यहाँ आपने विशेष प्रयोग कर दिया ना, रात्रि और मुहूर्त, पुनरपि क्या हो गया प्रत्यय का लुप हो गया है। द्वंद्वात छह, द्वंद्वात पंचमी का एक वचन, छह प्रथमा का एक वचन। तृतीया समर्थात नक्षत्र द्वंद्वात, तृतीया समर्थात नक्षत्र द्वंद्वात प्रातिपदिकात युक्तः कालः इत्येतस्मिन् अर्थे छह प्रत्ययः भवति विशेषे च अविशेषे च। अनुवृत्तियां मैंने नहीं बोली हैं, अनुवृत्ति देख लीजिए। नक्षत्र ने युक्तः कालः इसी सूत्र तक जा रहा है, कहाँ तक द्वंद्वात छह तक, और लुप विशेषे से लुप भी जा रहा है 5 तक। तो अर्थ क्या करेंगे सूत्र का, तृतीया समर्थात नक्षत्र द्वंद्वात प्रातिपदिकात किं भवति छह प्रत्ययः परश्च भवति विशेषे च अविशेषे च। नक्षत्रवाची द्वंद्व से प्रातिपदिक से नक्षत्र ने युक्त कालः इस अर्थ में क्या होता है छह प्रत्यय होता है, विशेषो चाहे अविशेषो सर्वत्र। उदाहरण बनेगा राधानुराधीया रात्रि ही और अद्य राधानुराधीयम, अद्य राधानुराधीयम ये अविशेष हो गया। आज राधानुराधा भी विग्रह से स्पष्ट हो जाएगा, और राधानुराधीया रात्रि ही। ऐसे ही अद्य तिष्य पुनर्वसु, अद्य तिष्य पुनर्वसवीयम और तिष्य पुनर्वसवीया रात्रि ही। कैसे हुआ, द्वंद्व करो पहले, तिष्यश्च पुनर्वसुश्च इति तिष्य पुनर्वसु, तिष्य पुनर्वसुभ्याम युक्ता रात्रि इति तिष्य पुनर्वसु से छह प्रत्यय कर दिया तो क्या बन जाएगा, वृद्धि तो होगी नहीं, तो तिष्य पुनर्वसवीयम, ठीक है। और जब रात्रि है तो क्या हो जाएगा, तिष्य पुनर्वसवीया रात्रि ही। और जब विशेष नहीं लगाएंगे तब क्या रह जाएगा, अद्य तिष्य पुनर्वसवीयम। आज तिष्य नक्षत्र भी और पुनर्वसु भी, कई बार होता है ना एक दिन में 2 नक्षत्र होते हैं, तो उसके लिए द्वंद्व हो जाएगा कि आज तिष्य भी और पुनर्वसु भी है। इसी प्रकार से राधा नक्षत्र भी और अनुराधा नक्षत्र भी है, तो राधा च अनुराधा च इति राधानुराधे ताभ्याम राधानु ताभ्याम युक्तः कालः इति अद्य राधानुराधीयम और राधानुराधीया रात्रि ही। बात समझ में आई नहीं आई। 3-4 सूत्र हो गए। पहला सूत्र है जो कि नक्षत्र ने युक्तः कालः इस अर्थ में क्या करेगा, अण प्रत्यय करेगा, और जो भी विशेष प्रयुक्त होगा उसके अनुसार उसमें विभक्ति बन जाएगी। अगले सूत्र ने कहा कि यदि आप उसमें विशेषण नहीं लगाती हैं, कोई विशेष प्रयोग नहीं करते हो रात्रि अथवा दिन, तो उस प्रत्यय का क्या हो जाएगा, लुप हो जाएगा। तीसरे ने कह दिया कि श्रवण और अश्वत्थ से विशेष हो अथवा न हो, दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगा, लुप हो जाएगा। और द्वंद्वाच्छा ने क्या कह दिया कि यदि नक्षत्रवाचियों का द्वंद्व समास होगा तो विशेष अविशेष दोनों ही स्थितियों में छह प्रत्यय होगा, और इस प्रकार से यह कार्य संभव हो सकता। आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे, शेष कल करेंगे।